पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक देखे थे जिसमें जिक्र हुआ है कि दो क्षेत्र रेखाएं यानी कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, यानी कि प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 12.2 टॉपिक में, जिसका नाम है किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। मतलब कोई चालक है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस कारण उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र आया है उसको समझेंगे। तो देखिए, क्रियाकलाप 12.1 में हमने यह देखा कि किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगर हम क्रियाकलाप 12.1 को याद करें तो उसमें पता चलता है कि जब किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या होता है न, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए आइए हम इसी क्रियाकलाप को नीचे दिए गए ढंग से करते हैं। देखिए, ये बात तो क्लियर है कि विद्युत धारा जब चालक में प्रवाहित हो रहा है यानी तार में, ठीक है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मगर यहाँ हम लोग क्या जानेंगे, उसकी दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे और ये क्रियाकलाप के आधार पर हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, तो क्रियाकलाप का नाम क्या है, क्रियाकलाप है देखिए आपका 12.4। इसमें क्या बताने का कोशिश किया है देखते हैं। कहता है कि एक लंबा सीधा तांबे का तार लेना है, एक लंबा सा सीधा तांबे का तार लेना है और उसे 1.5 वोल्ट, यहाँ भी मतलब वोल्ट हो गया, 1.5 वोल्ट के दो सेल या तीन सेल ले सकते हैं तथा एक प्लग कुंजी लीजिए। देखिए क्या क्या लेने बोला है, एक लंबा सीधा तार लेने बोला है, 1.5 वोल्ट का 2 या 3 सेल लेने बोला है और एक प्लग कुंजी लीजिए। इन सबको चित्र 12.5 ए में दर्शाए अनुसार श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये तांबे का तार हो गया लंबा सा। यहाँ देखिए, इसमें 3 सेल का जिक्र किया है, देखिए जोड़ दिया है। यहाँ पर देखिए प्लग कुंजी है, ठीक है, और इसको जोड़ने वाली ये तार हो गया। जैसा प्रश्न में बोला था कि कुछ सब श्रेणी क्रम में जोड़िए, देखिए जोड़ दिए हैं। ठीक, सीधे तार को दिक्सूची के ऊपर उसकी सुई के समांतर रखिए। अब यहाँ देखिए, ये जो दिक्सूचक है ना, उसके ऊपर आप तार को रखना है। आप चित्र में देख सकते हो उसके ऊपर है, पर यहाँ देखिए जो ये जो दिक्सूचक की सुई जो यहाँ पर देखिए इस तरह मुड़ गया है। जब करंट नहीं जा रहा था तो देखिए आप अच्छा से देखिए, यहाँ पर शुरुआत में वो देखिए ऐसे था, मतलब तार जिस ओर है उसी ओर देखिए सुई का डायरेक्शन है। मतलब दिक्सूचक की जो तीर है और तार एक ही दिशा में था जिस समय आप जोड़े थे, करंट नहीं जा रहा था, ऐसा कह सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सीधे तार को दिक्सूची के ऊपर उसकी सुई के समांतर रखिए। मतलब तार को सुई के समांतर रखने बोला है सीधा में। अब प्लग में कुंजी लगाकर परिपथ को पूरा कीजिए। देखिए, अब प्लग में कुंजी लगा के परिपथ को पूरा कीजिए। इससे क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। सुई के उत्तर ध्रुव के विक्षेप की दिशा नोट कीजिए। जैसे ही करंट जाएगा, ठीक है, तो सुई का जो उत्तरी ध्रुव है ना, वो विक्षेप कर गया। देखिए ये वाला, देखिए इधर विक्षेप हो गया है ना, मतलब पहले इस ओर था तो देखिए इसका अब इधर इधर मुड़ गया, देख सकते हैं, ठीक है। यदि विद्युत धारा, अगर हम चित्र 12.5 ए में दर्शाए अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, आप यहाँ देखिए पूरा अच्छे तरीके से लिखा है। विद्युत धारा देखिए किधर जा रहा है, देखिए इधर से इधर, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर।
विद्युत धारा किधर जा रहा है, देख सकते हैं आप, उत्तर से दक्षिण की दिशा में प्रवाहित हो रहा है। उत्तर से दक्षिण की दिशा में प्रवाहित हो रहा है। तो दिक्सूची का उत्तर ध्रुव पूर्व की ओर विक्षेपित होगा। देखो यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि जब विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की दिशा में जाएगा तब दिक्सूचक का जो उत्तरी ध्रुव है वो देखिए पूर्व की दिशा में, यानी इधर पूर्व है, पूर्व की दिशा में देखिए विक्षेपित होगा। ठीक है, जो ऊपर में देखिए हम लोग को यहाँ पर डायरेक्शन का इंडिकेट के लिए दे दिया गया ताकि आपको आसान हो जाए। देखिए जब इस ओर मुड़ गया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि पूर्व की दिशा में, ईस्ट की दिशा में वो विक्षेपित हो गया। कब, जब जब तार में विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रहा है। उसके बाद चित्र 12.5 बी में भी देखना है। दर्शाए अनुसार परिपथ में जुड़े सेलों के संयोजनों को प्रतिस्थापित कीजिए। मतलब यहाँ क्या करने बोला है कि यहाँ उसे बदल दिया गया। देखिए ध्यान से, यहाँ पहले इधर था, देखिए प्लस इधर था, माइनस इधर था, 3 सेल का। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा बदलाव किया गया है। इस बार उल्टा है, देखिए इधर है प्लस, इधर है माइनस। इससे क्या हुआ, विद्युत धारा की दिशा बदल गया। मतलब इस यहाँ पर विद्युत धारा को बदल के ही चेक किया होगा। देखिए तो चित्र 12.5 बी में दर्शाए अनुसार परिपथ में जुड़े सेलों के संयोजन को प्रतिस्थापित कीजिए। मतलब उसकी दिशा को बदल देना है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, तांबे के तार में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में परिवर्तन होगा। अब पहले जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था विद्युत धारा, अब उसकी दिशा बदल चुकी है। अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इस बार क्या होगा, दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाएगी। मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगा। दिक्सूची के विक्षेप की दिशा में परिवर्तन का परीक्षण कीजिए। जब आप धारा की दिशा बदल दिए ना, तो उसका जो दिक्सूची का जो विक्षेप है, जो मुड़ने का जो डायरेक्शन है, वो भी अब बदल गया है। आप देख सकते हैं पहले हम लोग क्या देखे थे कि दिक्सूचक की जो सुई जो था उसका पूर्व की ओर उसका उत्तरी ध्रुव मुड़ा था, विक्षेप हुआ था। किंतु इस बार देखिए, इस बार उसका उल्टा हुआ। देखिए दिक्सूचक की जो उत्तरी ध्रुव जो है, देखिए इधर 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 पूर्व हुआ तो इधर पश्चिम हो गया, इधर इधर पश्चिम हो गया। तो देख सकते हैं इस बार पश्चिम की तरफ मुड़ गया है। मतलब पहले के विक्षेप का उल्टा हो गया। क्यों, क्योंकि इस बार धारा भी उल्टा कर दिए हैं। इस वजह से आप यह देखेंगे कि अब सुई विपरीत दिशा में अर्थात पश्चिम की ओर विक्षेपित होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उत्क्रमित हो गई है। देखिए यहाँ पर लास्ट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कहा गया है कि जब आपने धारा, विद्युत धारा को बदला, उसकी डायरेक्शन को, विद्युत धारा की दिशा को बदला, तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था उसकी भी दिशा बदल गई। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा बदल जाती है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलेगा तो सुई पे जो फोर्स जिस हिसाब से पहले लग रहा था उसके हिसाब से बदल गया। और इस वजह से सुई जो पहले पूर्व की दिशा में विक्षेपित हुआ था दिक्सूचक की, अब उसके विपरीत यह पश्चिम की दिशा में विक्षेपित हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पर चित्र 12.5 में एक एक करके, यानी कि चित्र ए और चित्र बी में बताने का कोशिश किया है। पहला क्या था, जिसमें उत्तर से दक्षिण की दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा था, उस समय क्या सिचुएशन बता रहा है, और इसमें दक्षिण से उत्तर जाते समय क्या होता है ये बताने का कोशिश किया है। अब जो टॉपिक है देखिए उसका क्या नाम है, उस टॉपिक का नाम है सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। मतलब कोई सीधा चालक है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उसके कारण उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है उसे जानेंगे। तो देखिए, किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसे निर्धारित होता है। पहला प्रश्न उठ रहा है कि अगर किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसके कारण उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसका पैटर्न हम लोग कैसे निर्धारित करेंगे, कैसे जानेंगे उसका पैटर्न कैसा है।
दूसरा प्रश्न है, क्या यह पैटर्न चालक की आकृति पर निर्भर करता है? पहला तो ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ठीक है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, पैटर्न भी हम लोग समझ रहे हैं, मान लेते हैं, तो क्या उसका पैटर्न चालक के आकृति पर भी निर्भर करता है क्या? अलग अलग आकृति पर अलग अलग होता है क्या? तो इसको समझेंगे। इसकी जांच हम एक क्रियाकलाप द्वारा करेंगे। मतलब एक क्रियाकलाप हम लोग करने वाले हैं और उसमें हम लोग जानेंगे कि उसका पैटर्न कैसे बनता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो पैटर्न है, उसकी आकृति है, कैसे किस तरह बनता है, और क्या ये चालक की आकृति पर भी निर्भर करता है। पहले हम किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग किस पर विचार करेंगे? वो चालक जो सीधा है और उसके कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र पर विचार करेंगे। तो क्रियाकलाप का नाम है 12.5, जिसमें ये जानने का कोशिश करेंगे कि चालक सीधा तार है और उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। तो पहला बात लिखा है, देखिए ध्यान से, एक 12 वोल्ट की बैटरी, एक परिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है, जिसको हम लोग धारा नियंत्रक भी कहते हैं, 0 से 5 एम्पियर का जो परिसर की एक एमीटर लेते हैं। मतलब ऐसी एमीटर जिसकी रेंज कितनी है, जिसकी वैल्यू 0 से लेके 5 एम्पियर की रेंज की है। 12 वोल्ट की बैटरी लेना है, एक परिवर्ती प्रतिरोध लेना है, एक प्लग कुंजी लेना है तथा एक लंबा मोटा सीधा तांबे का तार लेना है। तो ये चीज पहले आपको लेना है इन सभी चीजों को। अब देखिए, एक आयताकार कार्डबोर्ड की टुकड़ा लेकर उसके बीचों बीच कार्डबोर्ड के तल के अभिलंबवत इस मोटे तार को प्रविष्ट कराइए। मतलब एक आयताकार कार्डबोर्ड लेना है और उसको एकदम इस तरह से लंबवत तार को इसमें इंटर करा देना है, इसमें प्रविष्ट कराना है, ठीक है। यह सावधानी रखिए कि कार्डबोर्ड तार में स्थिर रहे, ऊपर नीचे हिले डुले नहीं। देखिए, कहने का मतलब है कि आप इस तरह से इसको तार को इसको प्रविष्ट कराना है, मतलब इसको पार कराना है कि एकदम ये टाइट रहे, हिले नहीं, लंबवत भी रहे और काफी टाइट रहे ताकि हिल डोल नहीं करे। अब देखिए, चित्र 12.6 में दर्शाए अनुसार तांबे के तार को ऊर्ध्वाधर बिंदु x तथा y के बीचों बीच आप श्रेणी क्रम में बैटरी, एमीटर और धारा नियंत्रक तथा प्लग कुंजी से संयोजित कीजिए। मतलब यहां बोलना यही चाह रहा है कि चित्र अगर हम 12.6 में देखेंगे ना, तो उसमें तांबे के तार को ऊर्ध्वाधर रखा गया है और ये बिंदु x और y के बीच में श्रेणी क्रम में क्या क्या जोड़ा गया है। देखिए, बैटरी, एमीटर और धारा नियंत्रक तथा प्लग कुंजी को समायोजित किया है, मतलब जोड़ा गया है। अब यहां दिखाते हैं, ये देखिए, ये तांबे का तार है, ये है x, ये है y, और देखिए इसके साथ क्या जोड़ा, देखिए देखिए ये है परिवर्ती प्रतिरोध, आगे देखिए एमीटर, ये देखिए बैटरी और ये कुंजी। देखिए सब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तार के चारों ओर, अब ये तार है ना, उसके चारों ओर कार्डबोर्ड पर, चूंकि कार्डबोर्ड तो तार में टाइट फिट किया गया है, तो उस कार्डबोर्ड पर क्या करना है, कुछ लोह चूर्ण को एक समान रूप से छितराइए, मतलब फैला दीजिए, ठीक है। इसके लिए आपको क्या किसकी सहायता से ले सकते हैं? इसके लिए आप नमक छितरावक का उपयोग भी कर सकते हैं। नमक छितरावक की सहायता से आप छिड़कने में आसान होगा, तो उसकी सहायता ले सकते हैं। धारा नियंत्रक के परिवर्तक को किसी एक नियत स्थिति पर रखिए। देखिए, ये जो धारा नियंत्रक यहाँ पर है ना, धारा नियंत्रक, ये जो परिवर्तक, इसको आप क्या कीजिएगा, एक खास वैल्यू पर फिक्स करना है पहले शुरुआत में, ठीक है। एक नियत स्थिति पर रखिए, एक फिक्स वैल्यू पर रखिए,
तथा एमीटर में विद्युत धारा का जो पाठ्यांक है, एमीटर में जो विद्युत धारा का जो वैल्यू होगा ना, उसको नोट करना है। विद्युत धारा को आप कहां पर नोट करेंगे? एमीटर से। आगे देखिए, कुंजी लगाकर, ठीक है, आप कुंजी को लगा दीजिए और परिपथ को बंद कीजिए, मतलब परिपथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कहीं पर खाली नहीं रहेगा, ताकि तांबे के तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो। देखिए, कुंजी लगाइएगा, परिपथ बंद होगा, तभी जाके विद्युत धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, यह सुनिश्चित कीजिए कि बिंदुओं x तथा y के बीच में लगा तांबे का तार ऊर्ध्वाधर सीधा रहे। हाँ, देखिए विद्युत धारा तो जा रहा है, परंतु इस बात को भी इसको आपको नोट करके रखना है कि ये सीधा होना चाहिए, और धारा देखिए x से y जा रहा है, ठीक है, और ये सीधा होना चाहिए, और गत्ते पर ये स्थिर होना चाहिए। ठीक है, कार्डबोर्ड को हल्के से कुछ बार थपथपाइए, जैसे चूंकि आपने लोहे के चूर्ण को तो छिड़का था, इसलिए थोड़ा सा हल्का हल्का थपथपाइए आप। लोह चूर्ण के पैटर्न का परीक्षण कीजिए। जब आप थपथपाइएगा ना, उसके बाद देखिए कि तार के चारों तरफ किस तरह से लोहे का चूर्ण व्यवस्थित हुआ है, उस पैटर्न को देखिए। आप ये देखेंगे कि लोह चूर्ण संरेखित होकर तार के चारों ओर, देखिए संरेखित मतलब क्या, एक लाइन में व्यवस्थित हो जाएगा, एक लाइन में व्यवस्थित हो जाएगा सारे लोह चूर्ण, और गोल 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 जो वृत्त बोलते हैं ना, तो संकेंद्री वृत्तों के रूप में व्यवस्थित होकर वृत्ताकार पैटर्न बनाता है। मतलब कई सारे वृत्त बनेंगे। देखिए यहाँ पर ये पहला वृत्त, ये दूसरा वृत्त, ये तीसरा वृत्त, किंतु हर वृत्त का देखिए केंद्र यहीं पर है, इसे इसका नाम दे दिया सकेंद्री। मतलब कई सारे वृत्त बनेंगे और सभी का केंद्र समान होता है, इसी के रूप में व्यवस्थित हो जाएगा क्या? लोहे का चूर्ण। जो इसका वास्तविक ये वाला चित्र है, देखिए ये तार हो गया, और देखिए यहाँ पर जो ऐसे दिख रहा है सफेद सफेद में, ये लोहे का चूर्ण को बारे में बता रहा है। देखिए एक गोल गोल के रूप में देखिए व्यवस्थित हो गया है, जो कि एक वृत्ताकार पैटर्न लिया है। कई वृत्त है, सभी का केंद्र कहां पर है? तार में है। ये सकेंद्री वृत्त क्या निरूपित करते हैं? आपको जो यहाँ पर गोल गोल सा जो आकृति बना लोहे का चूर्ण का, ये क्या निरूपित कर रहा है? तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या निरूपित कर रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित कर रहा है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निरूपित कर रहा है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, जिस लाइन में ना व्यवस्थित हुआ है, जिस पंक्ति में लोहे के चूर्ण व्यवस्थित हो गया, ये क्या बताया? ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करें? ठीक है, अभी तो आपको पता चल गया कि ठीक है ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। अब हमको ये भी नोटिस करना है कि इसका दिशा किधर है, किस ओर इसकी दिशा है। वृत्त के किसी बिंदु पर दिक्सूची को रखिए। अब देखो, उसको दिशा जानने के लिए क्या करना होगा, हमें एक जो दिक्सूचक है उसको किसी एक बिंदु पर रखना होगा। ठीक है, जैसे मान लेते पी पर, जैसे किताब में बोला है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप इस बिंदु पर रखना चाहते हैं या क्यू बिंदु पर रखना, मैंने कोई एक बिंदु पर रखिए जानने के लिए। तो जब आप रखिएगा, दिक्सूची रखिए, है ना, तो सुई की दिशा का प्रेक्षण कीजिए। जब आप वहां पर रखेंगे तो सुई की दिशा किस ओर प्रेक्षण हुआ, किस ओर मुड़ा, उसको नोटिस कीजिए। दिक्सूची का उत्तरी ध्रुव बिंदु विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा बताती है। देखिए क्या लिखा है, दिक्सूची का उत्तर ध्रुव बिंदु विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा बताता है। देखिए ध्यान से, अगर ये तार है, ठीक, तार है, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि तार में विद्युत धारा जा रहा है। अब उसके बाद आपने यहाँ दिक्सूचक रखा, तो दिक्सूचक की जो उत्तरी ध्रुव होगा वो क्या बताएगा? वो बताएगा जिस बिंदु में आप रखे हैं उस बिंदु पर विद्युत तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसकी दिशा किधर है। मतलब संक्षेप में अगर कहें तो इस तार के कारण जिसमें करंट जा रहा है, विद्युत धारा जा रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब हमको इस बिंदु पर जानना है क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र।
तो यहाँ दिक्सूचक रखें तो देखिए इसका एरो इस ओर है, तो इसका मतलब है कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा है वो इस ओर है, क्योंकि सुई इसी ओर विक्षेपित हुआ है, इसका उत्तरी ध्रुव, इसलिए। तो जहाँ पर आपको नोटिस करना है, देखना है, चेक करना है, वहाँ पर दिक्सूचक रखिए। देखिए दिक्सूचक का उत्तरी ध्रुव किस ओर है, तो उस बिंदु पर उसी दिशा में होगा आपका चुंबकीय क्षेत्र। दिक्सूची का उत्तर ध्रुव, दिक्सूची का उत्तर ध्रुव बिंदु विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा बताता है। इस दिशा में, यानी क्या कह सकते हैं, इस दिशा को तीर द्वारा दर्शाइए, मतलब इसको आप तीर के द्वारा दर्शाइए, मतलब तीर से आपको पता चलता है। यदि सीधे तार में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कर दिया जाए, मतलब बदल दिया जाए, ठीक है, अभी आपने नोटिस किया कि ठीक है एक्स से वाई विद्युत धारा जा रहा है, तो अभी आपने देखा कि इसका जो इस बिंदु पर विद्युत, इसमें क्या था, विद्युत धारा जा रहा था ना एक्स और वाई में, और हमको इस बिंदु पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या देखते हैं, इस ओर विक्षेपित हुआ। अब क्या करते हैं, इस बैटरी को बदल देते हैं, पलट के रख देते हैं, तो इससे क्या होगा कि विद्युत धारा बदल जाएगी अब, यानी अब y से x जाएगा, तो उस समय फिर देखिए किस ओर विक्षेपित हो रहा है, ठीक है। मतलब एक बार जब आपने करंट के जैसे x और y के डायरेक्शन में गया तो आपने नोटिस किया, देख लिया, अब बैटरी को बदल के देखिए, उसकी दिशा बदल के देखिए, उत्क्रमित कर दीजिए, और धारा इस बार किधर से किधर होगा, y से x होगा, तो उस समय भी आपको नोट करना है कि अब किधर है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी उत्क्रमित हो जाएगी, इसका परीक्षण कीजिए। तो बिल्कुल, जब आप धारा बदल दीजिएगा, दिशा बदल दीजिएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। इसलिए अगर इसको आप फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसको बदल दीजिएगा, और y से जब x जाएगा ना, और यहीं पर जब आप रखिएगा तो इस बार उल्टा हो जाएगा, मतलब इधर इधर एरो होगा, उत्तरी ध्रुव अब इस ओर होगा। यानी इससे यही चीज़ सीखने को मिला, इस पूरे एक्टिविटी से क्या सीखने मिला, क्रियाकलाप से, सीधे तार के कारण, सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है वो सकेंद्री वृत्त बनता है, ठीक है, जिसमें सभी वृत्तों का केंद्र तार होता है। और फिर क्या देखने को मिला, इसमें देखने को मिला कि अगर दिक्सूचक को उसके सामने रखते हैं तो सुई जिस ओर विक्षेपित होता है उसका उत्तरी ध्रुव, उसी दिशा में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होता है। और फिर हमने सीखा कि अगर हम तार में विद्युत धारा की दिशा बदल देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को परिवर्तित कर दें, देखिए जो तांबे का तार था और जिसमें विद्युत धारा जा रही है, अगर उस विद्युत धारा के परिमाण को परिवर्तित कर दे, मतलब उस करंट की वैल्यू को चेंज कर दें, तो किसी दिए गए बिंदु पर रखे दिक्सूची के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए प्रश्न किया है, जैसे कि मान के ये एक तांबे का तार है, ठीक है, और यहाँ पर एक दिक्सूचक रखें, दिक्सूची यहाँ पर रखे हैं, तो अगर हम इसमें करंट की वैल्यू को, यानी आई करंट की वैल्यू को अगर हम चेंज कर दें, तो यहाँ पर जो हम दिक्सूचक रखे हैं तो क्या इसके विक्षेप में कुछ परिवर्तन होगा, यही प्रश्न है एनसीईआरटी का। इसे देखने के लिए तार में विद्युत धारा को परिवर्तित कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या होता है दिक्सूचक में जब तार में विद्युत धारा के परिमाण को बदला जाता है, तो ठीक है चेक करते हैं, विद्युत धारा को बदलिए। हम यह पाते हैं कि सुई के विक्षेप में भी परिवर्तन होता है। जब विद्युत धारा के परिमाण आप बदलिएगा ना, तो क्या होगा, सुई के विक्षेप में भी परिवर्तन होता है। वास्तव में जब विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो विक्षेप में भी वृद्धि होती है। देखो क्या बोलना चाह रहा है कि जब विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है, यानी कि विद्युत धारा की वैल्यू जब बदलती है, यानी वृद्धि करते हैं, बढ़ाते हैं विद्युत धारा, तो विक्षेप में भी वृद्धि होती है। इससे यह निर्दिष्ट होता है, मतलब इससे ये पता चलता है कि
जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो दिए गए बिंदु पर, मतलब जहां पर आपने दिक्सूचक को रखा है वहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि होती है। देखिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या लिखा है सुनिएगा। जैसे मान के यहाँ देखिए एक तार है और यहाँ पर एक बिंदु पी लिए हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर करंट अगर हम 5 एम्पियर देंगे तो ठीक है, इस तार के यहाँ पर तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा पी बिंदु पर किताब में हमें अच्छी बात ये बोला है कि अगर आप यहाँ करंट की वैल्यू बढ़ा देते हैं, मान के 5 की जगह हम 10 एम्पियर लेंगे, तो इसी बिंदु पर फिर से नोट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर पहले की तुलना में अब चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है। यही बोलना चाह रहा है। मतलब जब करंट बढ़ता है ना तो किसी दिए गए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र में भी वृद्धि आता है। ठीक है, देखिए दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि हो जाती है। यानी कि करंट के बढ़ने से उस बिंदु पर क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र में भी वृद्धि आ गया। आगे देखिए, यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा तो वही रहती है। देखिए अब हम क्या करते हैं, करंट को चेंज नहीं कर रहे हैं, करंट वही है, जितना जा रहा है विद्युत धारा का परिमाण उतना ही है, परंतु दिक्सूची तांबे के तार से दूर चला जाता है। मतलब ये अगर तांबे का तार है जिसमें करंट जा रहा है, अब हम दिक्सूची को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिए, दोनों दूर ले गए, दिक्सूची को क्या कर दिए, तार से दूर में रखे हैं, तब क्या होगा, तब दिक्सूची के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये प्रश्न आया है। सामने रखने पर क्या प्रभाव पड़ता है, दूर ले जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके विक्षेप में, ये प्रश्न है। इसे देखने के लिए हम दिक्सूची को चालक तार से दूर किसी बिंदु, मान लेते हैं Q पर रख देते हैं, मतलब दूर पर रख देते हैं। क्या आप, यहाँ पूछ रहा है आप क्या परिवर्तन देखते हैं, मतलब आप जब दूर में रख दिए तो आपने कुछ परिवर्तन देखा, ये प्रश्न है। हम यह देखते हैं कि दिक्सूची का विक्षेप घट जाता है, मतलब दूर में ना, दूर में विक्षेप कम होता है, सामने में विक्षेप ज़्यादा होता है। इस प्रकार किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। ठीक है, जब एक चालक में विद्युत धारा गया तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, किंतु उस चालक से जैसे 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 आप दूर जाइएगा, दूर जाने पर उसका चुंबकीय क्षेत्र घटता है। यही वजह है कि उसका विक्षेप भी कम हो जाता है। तो चित्र 12.6 से देखते हैं कि यहाँ पर जिक्र किया है, ये आपका चित्र 12.6 कहाँ पर है, ये तो 5 का है, 12.5, तो यही होना चाहिए, यही है चित्र 12.6। ठीक है, हाँ यही है। आगे देखिए अब क्या बोलना चाह रहा है। चित्र 12.6 से यह देखा जा सकता है कि जैसे जैसे विद्युत धारावाही सीधे चालक से तार से, है ना, जैसे जैसे विद्युत धारावाही सीधे चालक तार से दूर हटते जाते हैं, मतलब दूर जाते हैं, उसके चारों ओर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले सकेंद्री विरोधों की साइज बड़ा हो जाता है। मतलब देखिए ध्यान से, जैसे तार है, ठीक है, तांबे का तार है और करंट जब जा रहा था तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब जब दूर जाइएगा तो उसका सकेंद्री वृत्त का आकार बड़ा होगा, और दूर जाइएगा तो और बड़ा होगा। मतलब जैसे जैसे तार से दूर जाइएगा सकेंद्री वृत्तों का साइज, माने वृत्त जो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है उसका आकार बढ़ता चला जाता है। ये चीज़ यहाँ पर बोलने का कोशिश किया गया है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। क्या है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, आइए समझते हैं। किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने को एक सुगम उपाय नीचे दिया गया है। देखिए नीचे ना बहुत ही साधारण सा उपाय बताया है
और ये किस चीज़ के बारे में बताया है कि अगर किसी चालक में विद्युत धारा जा रहा है तो उसके संबंध में, उस चालक के संबंध में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगा। अगर किसी चालक में विद्युत धारा जा रही है, ठीक है, तो उस चालक में जो विद्युत धारा उत्पन्न हुआ, चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ, किसमें, जब चालक में विद्युत धारा जा रहा था तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो उसकी दिशा बताने के लिए नीचे एक साधारण सा सिंपल सा उपाय दिया गया है। आइए समझते हैं कि कैसे हम जानेंगे विद्युत के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसकी दिशा। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ से विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। देखो यहाँ पर लिखा है कि कल्पना करो कि आप अपने दाहिने हाथ से एक धारावाही तार को पकड़े हैं और आप ऐसे पकड़े हैं कि आपका जो अंगूठा है विद्युत धारा की दिशा में, देखिए अगर ये विद्युत धारा ऐसे जा रहा है तो देखिए अंगूठा भी देखिए इसी दिशा में है, देखिए अंगूठा भी इसी दिशा में है, धारा की दिशा में। तो अंगूठा तो धारा की दिशा में बता रहा है, तो बाद बाकी जितनी उंगलियां होगी जो मुड़ा हुआ है, तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर जो मुड़ा हुआ है, ये उंगलियां जो मुड़ा हुआ है तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की, है ना, क्षेत्र रेखाओं को, जो क्षेत्र रेखा की जो दिशा होती है लिपटी होगी। मतलब कहने का मतलब है इस तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र जिस ओर घुमा होगा, जिस ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा, वही चीज ये उंगलियां प्रदर्शित कर रही है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ से विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। आपका अंगूठा किधर संकेत कर रहा है, विद्युत धारा की दिशा की ओर। तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी। मतलब क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस ओर होगा उसी दिशा में उंगलियां लिपटी होगी। ठीक है, जैसा कि चित्र 12.7 में दिखाया गया है। इसे ही दक्षिण हस्त यानी कि दायां हाथ का अंगुष्ठ नियम कहते हैं। अब उदाहरण 12.1, तो हम आपको पहले ही बता दिए थे कि जितने भी प्रश्न होंगे हम लोग अंत में करेंगे, इसलिए हम लोग अभी इसको रख रहे हैं। जब अंत में, जब हम लोग सिर्फ प्रश्न और उसके उत्तर जब हम लोग जानेंगे उस समय पढ़ेंगे। यहाँ कुछ लिखा है, देख लेते हैं। जो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है ना, इसे मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। दूसरा नाम बोल सकते हैं मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। यदि हम यह विचार करें कि हम किसी कॉर्क स्क्रू को विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए मान लेते हैं कि ये जो है ये कॉर्क स्क्रू है और ये इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो आप जो इसको घुमा रहे हैं, इसको जब घुमाएंगे तब ना आगे बढ़ेगा, तो इसके घूमने की जो दिशा होगी, तो कॉर्क स्क्रू के घूर्णन की दिशा क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मतलब अगर आप कॉर्क स्क्रू को उसके बढ़ने की दिशा में विद्युत धारा की दिशा मानते हैं, तो ये जिधर घूमता है, इस घूमने की दिशा क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। अब हम लोग समझेंगे, यहां पर देखिए 12.2.3 पे विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखिए ये एक वृत्ताकार है, देखिए देख सकते हैं, ये एक क्या है, वृत्ताकार पास। पास मतलब क्या होता है, बंद आकृति। तो ये गोल टाइप का इतना नजदीक में है ना, इसको आप बंद आकृति के रूप में बोल सकते हैं। तो वृत्ताकार पास के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना, इसी को समझेंगे कि ये अगर तार मेरा गोल आकार का हो तो उसमें किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र होगा। हम लोग इससे पहले सीधी तार पर कैसा बनेगा ये अध्ययन कर चुके हैं। अब उस तार को क्या किया, मोड़ के गोल कर दिया,
तो अब गोल आकृति में, वृत्ताकार आकृति में चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है ये जानने का प्रयास करेंगे। अब तक हमने किसी सीधे विद्युत धारावाही चालक के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न देखा है। मतलब अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिए हैं, सीधे तार के कारण, सीधे चालक के कारण जिसमें विद्युत धारा जा रहा था, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं का पैटर्न के बारे में हम लोगों ने देखा। मान लीजिए इस तार को मोड़कर एक वृत्ताकार पास यानी कि इंग्लिश में कहें तो लूप बनाया जाता है और फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। देखिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसे, यहाँ प्लस लिखा है, मतलब ऐसे ऐसे करंट गया है और इधर से आया है, ठीक है। तब इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा प्रतीत होगा, ये प्रश्न उठ रहा है कि ठीक है, अगर वृत्ताकार आप पास बना दिए हैं, विद्युत धारा भी भेज रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, आइए उसको समझते हैं। हम जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। देखो ये बोलना क्या चाहता है, यहाँ बोलना यही चाह रहा है कि हम जानते हैं कि विद्युत धारावाही चालक, जैसे ये एक चालक है जिसमें करंट जा रहा है, तो जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ाते हैं, आप यहाँ से दूर जाइए, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, आप दूर जैसे जैसे जाएंगे, आपको वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र घटते हुए पाएंगे। इसलिए यहाँ बोल दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र और दूरी में व्युत्क्रम का संबंध है, मतलब व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। मतलब दूरी बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पर घटेगा और दूरी कम तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। तो वही यहाँ पर लिखा है कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है, ठीक है। इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले सकेंद्र वृत्तों का साइज तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा होता जाता है। देखिए ध्यान से, जब अब इस थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, ये देखिए ये तार है। अगर हम इस बिंदु पर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका जो चुंबकीय क्षेत्र देखो छोटी लाइन बनी है। अब यहाँ से दूर आगे बढ़िए, दूर बढ़िए तो आपको थोड़ा और बड़ा मिला, और आगे बढ़िए, बड़ा बना, और उसे आगे देखिए बड़ा, देखो बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। देखिए जैसे हम लोग जानकारी लिए थे कि तार से जैसे जैसे दूर जाइएगा उसका आकार बड़ा होता जाएगा, ठीक है। यही चीज़ अगर हम नीचे से बात करते तो यहाँ भी वही बात होता है, जैसे कि यहाँ पे बिंदु ले लिए, देखिए पहले छोटा बना, फिर बड़ा बना, फिर बड़ा बना, फिर देखिए बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। जैसे ही हम वृत्ताकार पास के केंद्र पर पहुंचते हैं, यानी कि देखिए जब हम इसके, देखिए वृत्ताकार यहाँ पर केंद्र हो गया, केंद्र के पास पहुंचे, देखिए ये केंद्र के पास है, ये बीच वाला देखिए केंद्र है, ठीक है। तो इन बृहद वृत्तों के चाप, जो उसका जो कर्व बना है, वक्र जो बना है, चाप सरल रेखाओं जैसा प्रतीक होने लगते हैं। अब यहाँ देखिए धीरे धीरे देखिए देखिए सीधा होते जा रहा है, देखो यानी कि सरल रेखा जैसा प्रतीक होने लगता है। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से, यानी कि विद्युत धारावाही जो तार है ना, उसके प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर, यानी कि उस गोल वृत्त का था उसके केंद्र पे बात करेंगे तो जितने भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वहां कैसी हो जाती है, सरल रेखा जैसा प्रतीक होने लगती है, ठीक है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके इस बात की आसानी से जांच की जा सकती है कि तार के प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है। अगर हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लगाते हैं तार के हर एक बिंदु पर, तो आपको पता चलेगा कि तार का हर एक बिंदु चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान दे रहा है तथा पास के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती है। यहाँ गौर से देखिए क्या बोलना चाह रहा है। देखिए अगर हम इस पास के अंदर नोटिस करते हैं, देखिए क्या पाते हैं, देखिए सब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, देखिए इधर से इधर जा रहा है, देखिए एरो बता रहा है, सब इधर आ रहा है।
मतलब सब एक ही दिशा में है। देखिए एस से एन, देखो अगर हम यहाँ पर इसको प्रतीक को माने तो देखिए सभी अंदर की तरफ इधर से इंटर कर रहा है, मैंने घुस रहा है और इधर निकल रहा है, सब एक ही दिशा में है। ये चीज़ यहाँ पर लिखा है। देखिए पास के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं। अब हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप 12.6। देखिए क्या है इस क्रियाकलाप में। कहता है कि एक ऐसा आयताकार कार्डबोर्ड लीजिए, मतलब आपको बोला कि एक कार्डबोर्ड लेना है, ठीक है, जिसमें 2 छिद्र हो। उस कार्डबोर्ड में 2 छिद्र होना चाहिए। एक ऐसी वृत्ताकार कुंडली लीजिए जिसमें फेरों की संख्या काफी अधिक हो। देखिए ध्यान से, मतलब आपको क्या करने बोला है कि एक आयताकार कार्डबोर्ड लेना है जिसमें 2 छिद्र होना चाहिए और एक वृत्ताकार कुंडली लेना है, मतलब तारों की माने अनेक फेरों वाला आकृति लेना है। तो हम यहाँ पर देखिए इसे पार कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे इस तार, देखो इसमें है ना, कई लपेट वाला है, ठीक है, जो यहाँ पर दिखाया गया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। और उसे कार्डबोर्ड के तल के अभिलंबवत लगाया गया हो, मतलब कार्डबोर्ड के साथ देखिए इस तरह से है, मतलब यहाँ पर कार्डबोर्ड के साथ लंबवत है, कार्डबोर्ड के साथ 90 डिग्री बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे ये कार्डबोर्ड है, थोड़ा अच्छा छापने दीजिए, ये एक कार्डबोर्ड है, तो ऐसे पार किया गया है, फिर नीचे से ऐसे उठाया गया है, तो देखिए यहाँ पर कार्डबोर्ड के साथ 90 डिग्री बना है। चित्र 12.9 में दर्शाए अनुसार कुंडली के सिरों को श्रेणी क्रम में बैटरी, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक से संयोजित कीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, कुंडली का जो सिरा होगा, जैसे जैसे तार, कुंडली क्या बना है, तार से ना बना है, तो जैसे तार से जो लपेटा होगा तो इसका तो 2 सिरा होगा, ठीक है। तो उन दोनों सिरों को बाहर ऐसे निकालिए, उसको जोड़िए कुंजी बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में, मतलब लगातार श्रेणी क्रम में जोड़ देना है, और उसमें धारा नियंत्रक भी, ठीक है। अब क्या करने बोला देखिएगा, कार्डबोर्ड पर लोह चूर्ण एक समान रूप से छितराइए। अब क्या कीजिएगा, यहाँ जो कार्डबोर्ड है ना, यहाँ पर लोहे का चूर्ण को क्या करना है, छिड़काव करना है, तो छिड़कना है लोहे का चूर्ण, ठीक है। छितराइए, उस पर फैला दीजिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, जब इसको कुंजी लगा दीजिएगा जिससे परिपथ पूरा हो जाएगा, तो कुंजी लगाकर परिपथ पूरा कीजिए। तो इससे क्या होगा, धारा प्रवाहित होने लगेगा। जो अनेक फेरों वाली जो वृत्ताकार कुंडली है उसमें भी धारा प्रवाहित होने लगेगा। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब क्या कीजिए, कार्डबोर्ड को हल्के से कुछ बार थपथपाइए। अब यहाँ पर थोड़ा आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर थपथपाना है, ठीक है, कार्डबोर्ड को थपथपाना है। इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि कार्डबोर्ड पर जो लोहे का चूर्ण था ना, एक पैटर्न बनाता है, एक पैटर्न बनाता है, ठीक है। और उसके बाद बोला कि उस पैटर्न को देखिए और उसका परीक्षण कीजिए कि किस तरह का पैटर्न है, ठीक। तो एक्चुअली वो पैटर्न क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न होगा। तो कैसा पैटर्न है, गौर से देखिए, ये देखिए पैटर्न, यहाँ पर ऐसे 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 गोल गोल बना है, यहाँ पर भी गोल जैसा बना है, और देखो जैसे जैसे केंद्र की तरफ जैसे देखो सीधा होता जा रहा है, इस तरह उधर से ऐसे आ रहा है, इस तरह का पैटर्न बना है, ठीक है। जैसा अभी हम लोगों ने उसमें पहले देखे थे, यहाँ पर ये देखिए इसी तरह का पैटर्न बना है। हम जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाही तार के कारण, किसी विद्युत धारावाही तार मतलब जिसमें धारा जा रहा है, उस तार के कारण किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा पर अनुलोमतः निर्भर करता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर किसी तार में विद्युत धारा जा रहा है और किसी बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं, तो विद्युत धारा पर सीधे निर्भर करता है। मतलब विद्युत धारा बढ़ेगा
तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। यही बताना चाह रहे जो हम लोग पहले भी पढ़े थे कि विद्युत धारा का मान बढ़ने पर उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होती है। अतः यदि हमारे पास n फेरों की कोई कुंडली है, मतलब जैसे कि मान के इसमें एक बार लपेटा हुआ तो इसका फेरों की संख्या 1 हुआ, अब और एक बार लपेट देंगे तो फेरों की संख्या 2 हुआ। इसी तरह बहुत है, यानी n बार लपेटा गया है। तो हमारे पास क्या है, यदि हमारे पास n फेरों की कोई कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में एकल फेरों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना अधिक प्रबल होगा। देखिए क्या बोलना चाह रहा है। मान के यहाँ पर एक तार का इस तरफ बनना गोल गोल लूप है, एक ही को तार है, और यहाँ पर P बिंदु है। अगर इसमें करंट जा रहा है इस लूप में, मैं फिर से अच्छा से समझाता हूँ। ये मान के गोल लूप अच्छा से बनाने दीजिए, देखिए ध्यान से। मान के ये गोल लूप है और इसमें करंट जा रहा है, और इस बिंदु पर P बिंदु पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा, मतलब B बिंदु पर विद्युत धारा के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को नोट करना है। तो अगर इस लूप में अगर करंट जाएगा तो इसके कारण यहाँ पर तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, बिल्कुल। अगर यही चीज इस लूप में एक फेरों की जगह 2 बार लपेटा होता तो यही बिंदु पर P पर अब चुंबकीय क्षेत्र पहले की तुलना में 2 गुना ज़्यादा होता, क्योंकि अब 2 बार है ना, यहाँ पर 2 बार इसका लपेट हुआ है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, पहले की तुलना में 2 गुना ज़्यादा होता। अगर यहाँ पर और एक बार लपेट दे 3 बार, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र P बिंदु पर 3 गुना ज़्यादा होता। फिर इसको बढ़ा दिए 4 बार, तो यहाँ पर भी 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम n बार लपेट देंगे तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, n गुना अधिक हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले अगर मान के इकाई था तो अब n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, n से गुना कर दीजिए, मतलब एकल माने एक तार का गोल करने से जितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको n से गुना कर दीजिए, क्योंकि n बार लपेटा गया है, n फेरों की संख्या है इसलिए। इसका कारण यह है कि प्रत्येक फेरों में विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा समान है। सुनिए, अगर मान के n गुना अधिक हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जितने भी फेरों की संख्या जितने भी थी, हर फेरों में विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा था, और जब विद्युत धारा सभी तार में सभी फेरों में एक ही दिशा में प्रवाहित होगा तो सभी का चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में होगा, तो वो आपस में जुड़ता गया और वहाँ पर अधिक मान का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। ठीक है, यानी कि जब किसी परिपथ में, जिसमें मतलब कह सकते हैं लूप में, जिसमें कई सारे फेरों की संख्या है और अगर उसमें करंट जा रहा है तो सभी में करंट की दिशा अगर एक समान है तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होगा। अतः व्यक्तिगत फेरों की चुंबकीय क्षेत्र संयोजित हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर सिंपल शब्दों में कहें तो हर एकल फेरों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था वो सभी आपस में जुड़ता जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर फेरों की संख्या 2 है, तो पहला फेरों के कारण मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ठीक है, तो दूसरा से भी हुआ होगा, तो पहला वाला का चुंबकीय क्षेत्र प्लस दूसरा वाला का चुंबकीय क्षेत्र, तो टोटल हो जाएगा दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो ये बताना चाह रहा है कि अगर जितने भी फेरा हैं तो हर फेरों के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र को जोड़ दीजिए तो वही टोटल हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। वो चीज लिखा है व्यष्टिगत, मतलब सिंगल एक व्यष्टिगत फेरों की चुंबकीय क्षेत्र संयोजित हो जाते हैं, यानी आपस में जुड़ जाते हैं। अब हम लोग समझेंगे परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। मतलब अगर कोई एक परिनालिका है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उसके कारण किस तरह का चुंबकीय क्षेत्र होगा वो समझेंगे। तो देखिए,
पास पास लिपटे, मतलब सामने सामने में लपेटा गया है। विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति, मतलब सामने में सामने 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 इस तरह लपेटता गया है और इस तरह का एक बेलन की आकृति बन गया, देख सकते हैं एक बेलन जैसा बन गया है। तो पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये एक परिनालिका हो गया, देखिए ये एक परिनालिका हो गया सामने सामने लपेटा हुआ, या फिर आप इसको भी समझ सकते हैं। यहाँ देखिए ये एक परिनालिका हो गया, देखिए ये वाला, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न चित्र 12.10 में दर्शाया गया है। देखिए ये एक परिनालिका है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया गया है, तो इसके कारण देखिए उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है, देखो इसका पैटर्न को दर्शाया गया है। मतलब ये परिनालिका के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। कहता है क्या इस चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न की तुलना आप 12.4 में दर्शाए गए छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न से कीजिए। जब आप इसी का परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न को आप छड़ चुंबक के पैटर्न से मैच कराइए तो आपको बिल्कुल एक जैसा आपको मिलेगा। छड़ चुंबक में भी इसी तरह है और परिनालिका में भी इसी तरह है, देख सकते हैं, माने एक जैसा दोनों में बना है। क्या ये एक जैसे प्रतीत होते हैं? बिल्कुल ये एक जैसे प्रतीत होते हैं। इसलिए क्या बोल सकते हैं, वास्तव में परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक बोल सकते हैं कि परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव को दर्शा रहा है और परिनालिका का दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव को दर्शा रहा है, मतलब उसके तरह व्यवहार कर रहा है। मतलब एक सिरा उत्तरी ध्रुव का व्यवहार कर रहा है और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव का व्यवहार कर रहा है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती है। देखिए ध्यान से, परिनालिका के भीतर देखिए, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखिए समांतर है ना, सभी समांतर है और वहां पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। परिनालिका के भीतर, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती है। यह निर्दिष्ट करता है, मतलब ये दर्शाता है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। मतलब परिनालिका के भीतर अगर हम बात करेंगे कोई भी बिंदु, परिनालिका के भीतर कोई भी बिंदु लीजिए, हर बिंदु पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। अर्थात परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। मतलब परिनालिका के भीतर क्या कहेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि वहां पर समांतर है और सब जगह पर एक जैसा है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगर मान के इसे एक ही दिशा में है मगर कहीं पर सामने है कहीं पर दूर दूर में है तो इसको एक समान नहीं कहेंगे, किंतु परिनालिका में ऐसा नहीं है, सब एक जैसे और सभी एक ही दिशा में है, इसलिए वो एक समान है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, देखिए परिनालिका काफी अनेक फेरों वाली कुंडली से बना होता है, इसलिए उसके भीतर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, काफी प्रभावशाली प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। और इसी चुंबकीय क्षेत्र का, इसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे कि नर्म लोहा उसके अंदर रख देते हैं। परिनालिका के अंदर क्या करते हैं, नर्म लोहा को रख देते हैं। परिनालिका के अंदर बोलिए या बोल सकते हैं प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आप क्या किए, नर्म लोहे को रख दिए। इससे क्या होता है, परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जा सकता है। मतलब नर्म लोहा को आप चुंबक बना सकते हैं। नर्म लोहा को चुंबक कैसे बनाएंगे, परिनालिका के भीतर नर्म लोहा को रख के। तो इस प्रकार जो चुंबक बनता है ना, परिनालिका के भीतर नर्म लोहा को रख के जो चुंबक बनाया जाता है,
इस प्रकार से जो बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं, क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है परिनालिका में। विद्युत धारा जब परिनालिका में देते हैं उसके कारण उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। नर्म लोहा को रखें, उसमें चुंबकीय गुण आया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? विद्युत चुंबक। तो आप यहां देखिए दिखाया है, ये देखिए यहाँ पर अनेक फेरों वाली कुंडली हो परिनालिका हो गया। देखिए अंदर में नर्म लोहा रखा है ना। तो किसी विद्युत धारावाही परिनालिका का उपयोग उसके भीतर रखी स्टील की छड़ को चुंबकित करने में किया जाता है, और ये तब क्या हो गया? तब ये विद्युत चुंबक। देखो यहाँ पर ये जो यहाँ पर चुंबक जो बना है ये क्या है? विद्युत चुंबक, क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके उसको बनाया जा रहा है। किसको? यहाँ पर जो छड़ है उसको चुंबक बनाया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? विद्युत चुंबक। अब हम लोग देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। देखिए यहाँ पर बोलना क्या चाहता है? यहाँ बोलना यही चाह रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र है और उस चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक को रखा गया है, तो धारावाही चालक पर बल लगेगा। किसके कारण? चुंबकीय क्षेत्र के कारण। मतलब जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखे हैं चालक को, जिसमें करंट जा रहा है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? उस चालक पर बल लगाएगा। यही चीज समझेंगे। हमने यह सीखा है कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या सीख चुके हैं कि किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के निकट रखे किसी चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है। देखो पर क्या लिखा है? तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब उसके सामने अगर किसी चुंबक को रखेंगे तो बल आरोपित करता है। वो तार जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, वो किसको बल आरोपित करेगा? जिस चुंबक को वहां रखें। फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर ने यह विचार प्रस्तुत किया। देखिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर ने यह विचार को प्रस्तुत किया। क्यों? कौन सा विचार प्रस्तुत किया? तो सुनिए। चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। क्या लिखा है? चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। मैं अब यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। ये एक तार है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और यहाँ पर हम एक चुंबक लाएं। ये है चुंबक, मान लेते ये N हो गया, ये S हो गया। ठीक है। अगर इसमें करंट जा रहा है तो इसके चारों ओर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इस चुंबक पर बल लगेगा। ठीक। मगर आंद्रे मेरी एम्पियर का कहना है कि चुंबक भी तार को बल लगाएगा। ये जितना बल लगाए चुंबक को, चुंबक भी इतना बल लगाएगा, उतना ही, किंतु देखिए दिशा में विपरीत। ये इसको इधर से फोर्स लगाया तो ये इसको, मतलब फोर्स की दिशा, बल की दिशा विपरीत होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी, किंतु मान में बराबर होगा। मतलब अगर ये तार चुंबक को मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, मान लेते हैं, तो चुंबक भी इसको 10 न्यूटन का बल लगाएगा। ठीक है। मतलब दोनों की बल का परिमाण, फोर्स जो है बराबर होगा। फर्क क्या है? दिशा में। वही चीज प्रस्तुत की इस विचार को किसने? आंद्रे मेरी एम्पियर ने। किसी विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल को निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे? एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि किसी धारावाही चालक में जिसको कहां पर रखे हैं? चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर जो बल लग रहा है उसी चीज को क्रियाकलाप के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे।
बल को ज्ञात करने के लिए जो क्रियाकलाप दिया है, देखिए उसका नाम है 12.7। देखिए एल्युमिनियम की एक छोटी छड़, मतलब लगभग 5 सेंटीमीटर है, आपको लेना है। एल्युमिनियम की एक छोटी छड़, देखिए ये है ए बी। एल्युमिनियम की एक छोटी छड़ ले लीजिए, है ना। चित्र देखिए 12.12 में दर्शाए अनुसार छड़ को दो संयोजक तारों द्वारा किसी स्टैंड से क्षैतिजतः लटकाइए। देखिए इसको क्षैतिज में, मतलब ऐसे ऐसे नहीं है, इसको क्षैतिज में रखा गया, मतलब ऐसे रखा गया क्षैतिज में। और देखिए इसको ऐसे जोड़ दिया है, इसको ऐसे जोड़ दिया है, ठीक है। जैसे मान के ये टेबल है, तो अगर आप टेबल में ऐसे लेटा देंगे तार को एल्युमिनियम का, तो ये क्षैतिज हो गया। किंतु इसको खड़ा करके रखेंगे टेबल में, तो इसको क्षैतिज नहीं कहेंगे। तो इसी प्रकार ये क्षैतिज में रखा गया है। एक प्रबल नाल चुंबक, देखिए ये एक नाल चुंबक हो गया, ये नाल चुंबक हो गया। प्रबल मतलब पूरा प्रभावशाली है। इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि छड़ नाल चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच में हो। देख सकते हैं ये हो गया नाल चुंबक का ये N और ये S, दोनों ध्रुवों के बीच में देखिए ये वाला है एल्युमिनियम की जो छड़ है। दूसरी बात ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी हो। देखिए नीचे N है, ऊपर S है, तो ये ऐसे जा रहा है। इस दिशा में आपका क्या है, नीचे से ऊपर की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और वो उधर से ऐसे है आपका छड़, तो यानी एक दूसरे के लंबवत में है। ये हो गया मेरा चुंबकीय क्षेत्र। और ये देखिए करंट का, मतलब करंट नहीं कहिए, अभी अभी आप छड़ कह ही सकते हैं, एल्युमिनियम की छड़। ऐसा करने के लिए नाल चुंबक का उत्तर ध्रुव एल्युमिनियम की छड़ के ऊर्ध्वार्ध नीचे एवं दक्षिण ध्रुव ऊर्ध्वार्ध ऊपर रखिए। देखिए यह बोला था कि नीचे N और ऊपर S रखने के लिए क्या करना, आपको इस तरह अरेंज कीजिएगा, ठीक है। ऐसे करके रखिएगा तब ना आपका ये जो एल्युमिनियम की छड़ है इसके बीच में आएगा। मतलब नाल चुंबक का उत्तरी ध्रुव नीचे रखिए और नाल चुंबक का दक्षिणी ध्रुव ऊपर में रखिए, मतलब इस तरह से व्यवस्थित करने बोला है, ठीक है। एल्युमिनियम की छड़ को एक बैटरी, देखिए यहाँ पर एक बैटरी है, एक कुंजी, देख सकते हैं कुंजी, और एक धारा नियंत्रक के साथ श्रेणी क्रम में आपको क्या करने बोला है, संयोजित करने बोला है। एल्युमिनियम छड़ के सिरे B से A की ओर विद्युत धारा प्रवाहित कराइए। देखिए यहाँ पर यहाँ बोल भी रहा है कि धारा किधर से, देखिए B से A की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। B से A की दिशा में देख सकते हैं विद्युत धारा आ रहा है। आप क्या देखते हैं, जब आप करंट जाने लगा तब क्या देखा, तो ये बोला है, लिखा भी है, हम ये देखते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होते ही छड़ बाईं दिशा में विक्षेपित होती है। मतलब देखिए ये छड़ इधर देखिए इस ओर विक्षेपित हो गया, ठीक है, बाईं ओर क्या हो गया, विक्षेपित हो गया। अगर इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझें तो देखिए ध्यान से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए आपका ये वाला हो गया तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र, और ये देखिए ये हो गया तुम्हारा करंट की दिशा जो इधर से आ रहा है ऐसे। तो किधर बल लगा, बल इस ओर लगा, देखिए मतलब तीनों एक दूसरे के लंबवत है, ठीक। अब छड़ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कीजिए। अब क्या कीजिए, आप धारा की दिशा यहाँ पर बैटरी की दिशा बदल के चेंज कीजिए। अब इधर से धारा को ले जाइए, ठीक है, और छड़ के विस्थापन की दिशा नोट कीजिए। पहली बार तो जब आपने करंट किधर से किधर भेजा, बी से जब ए जा रहा था तो छड़ किस ओर विक्षेपित हुआ था, छड़ विक्षेपित हुआ था बाईं ओर। किंतु जब करंट ए से बी जाएगा ना, तो ये किस ओर विक्षेपित होगा,
जाहिर सी बात है उसका विपरीत दाईं ओर विस्थापित होती है। छड़ क्यों विस्थापित होती है? अब प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर कि छड़ क्यों विस्थापित होता है। तो आपको पहले ही इसका जवाब मिला था कि चुंबकीय क्षेत्र में उसको बल महसूस हुआ। विद्युत धारावाही तार को देखिए ध्यान से, अगर मान कि इसमें करंट नहीं जा रहा है तो ये छड़ चुंबक है और नाल चुंबक है, और यहाँ पर क्या था? एल्युमिनियम की छड़, इस पर कोई बल नहीं लगा। किंतु जैसे ही करंट गया तो इसको बल महसूस हुआ। तो इस टॉपिक में शुरुआत में यही लिखा था कि जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसको बल लगता है, और इसी बल लगने के कारण वो जो एल्युमिनियम की जो छड़ थी वो विक्षेपित हुई। तो अब आपको जवाब मिल गया होगा कि छड़ क्यों विक्षेपित होती है। तो छड़ विक्षेपित होने के कारण ये है कि चुंबकीय क्षेत्र की वजह से छड़ को बल लगा, और उस बल के प्रभाव के कारण वो विक्षेपित हो गया। यहाँ पर क्या लिखा है देखते हैं। विद्युत धारावाही छड़ AB अपनी लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक बल का अनुभव करती है। अच्छा, ये बोला है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे था, चुंबकीय क्षेत्र और छड़ की लंबाई ऐसे है, तो इन दोनों के लंबवत में, जो कि थोड़ा पहले बताए थे ग्राफ में, इधर इसके दोनों के लंबवत लगता है। ठीक है। सरलता के लिए चुंबक की टेक नहीं दर्शाई गई है। क्या लिखा है? चुंबक की टेक नहीं दर्शाई गई है। यहाँ जो लिखा था कि सरलता के लिए चुंबक की टेक नहीं दर्शाई गई है, तो यहाँ कहने का मतलब है कि चुंबक को किसके सहारे यहाँ पर रखा गया। देखिए, आपको लग रहा कि चुंबक देखिए हवा में है ना, क्योंकि यहाँ पर इसके सपोर्ट को किसके सहारे इसको रखा है उसको नहीं दिखाया गया है। मतलब ये चित्र तुमको आसान लगे, क्लियर लगे, इसलिए नहीं दिखाया गया। इसलिए साफ साफ लिख दिया है कि सरलता के लिए चुंबक की टेक नहीं दर्शाई गई है।